नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात महंगाई की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद में पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 16 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इस इजाफे के बाद हैदराबाद में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 4 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 89 पैसे हो गई है। कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से जब मुल्क में ज्यादातर लोगों की आमदनी घट रही थी, तब राहत देने के बजाय हुकूमत ने महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ डाल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि पहली बार हुकूमत की आमदनी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कमाई पेट्रोल डीजल पर टैक्स से हुई। आंकड़ों के मुताबिक इनकम टैक्स के तौर पर लोगों ने 4,69,000 करोड़ रुपए भरे, जबकि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के तौर पर 5,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाने पड़े। वहीं कंपनियों ने इस दौरान सबसे कम 4,57,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स भरा। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और वैट के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा छोटे टैक्सेस, फीस व सेस लगते हैं जो इससे अलग हैं। माली साल 2020-21 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री से हुकूमत को 5,25,000 करोड़ रुपए मिले। इसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से वसूल की गई एक्साइज ड्यूटी और रियासतों का वैट शामिल है। वैट का आंकड़ा सिर्फ दिसंबर तक का है, यानी मार्च तिमाही में रियासतों को हुई आमदनी इसमें शामिल नहीं है। वहीं इसी दौरान सरकारी खजाने में इनकम टैक्स के तौर पर 4,69,000 करोड़ रुपए आए, जबकि कंपनियों ने कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर 4,47,000 करोड़ रुपए ही जमा किए। माली साल 2019-20 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज वैट के तौर पर 4,23,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। इनकम टैक्स 4,80,000 करोड़ रुपए आया था, जबकि कंपनियों ने सबसे ज्यादा 5,56,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर भरे थे। खास बात यह है कि 2020-21 में पेट्रोल डीजल की बिक्री इससे पहले के साल से 10.5% कम होने के बावजूद हुकूमत की टैक्स से कमाई इतनी ज्यादा हुई है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में 3,15,514 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,60,872 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। हालांकि पिछले 24 घंटों में 7,755 लोगों की इस वबा की वजह से मौत हुई। इस बीच ब्राजील में वबा की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया। वहां अब तक 5,08,68 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा जानें ली हैं। अमेरिका में अब तक 6,17,083 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 17,89,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 38,74,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16,34,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1,15,00,000 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों में अमेरिका और हिंदुस्तान के बाद ब्राजील का नाम है। यहां कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई है, उसमें अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हफ्ते के रोज ब्राजील में मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख के पार कर गया। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने इंतबाह दिया है कि आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीनेशन में देरी और मास्क और जिस्मानी फासले का ख्याल न रखने की वजह से वहां हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ब्राजील में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में 1,78,00,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर वैक्सीनेशन में तेजी नहीं लाई गई और कोरोना से बचने के इकदाम नहीं उठाए गए तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है और हालात ज्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। ब्राजील में अब तक 11% लोगों का ही वैक्सीनेशन किया गया। इन हालात में ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर उतरे और कोरोना इन्फेक्शन से मुल्क में बिगड़ते हालात के लिए सदर को जिम्मेदार ठहराते हुए मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सदर ने वैक्सीन खरीदने में लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन में देरी हुई और इतने लोगों की जान चली गई। Justiça para quem passa fome, para quem está desempregado, para quem teve que fechar a porta por causa do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Justiça pelas nossas florestas, pelos povos indígenas, pelo nosso futuro, está sendo dizimado.
votos. Não está nem aí para o emprego do povo brasileiro. São mais de 14 milhões e 400 mil desempregados. São mais de 6 milhões de desalentados que desistiram de procurar um emprego porque não tem políticas públicas que atendam ao povo pobre, trabalhador de 500 por todo o Brasil e tem atos até fora do nosso país. O grito que estava entalado na nossa garganta, a gente soltou. Fora Bolsonaro, genocida! E agora? E cada dia que passa, a nossa luta aumenta, se amplia e mais pessoas vêm junto com a gente. हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 58,562 मरीज मिले, 87,493 लोग ठीक हुए और 1,537 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 30,518 की कमी रिकॉर्ड की गई। राहत की बात ये रही कि पिछले 24 घंटों में मिले नए मुतासरीन की तादाद पिछले 81 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कल से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इसका ऐलान किया था। अब अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पेमेंट देना होगा। इसके साथ ही वजारत सेहत ने वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस भी जारी की थी, जो कल से लागू होने जा रही हैं। रियासतों को उनकी आबादी, कोरोना केसेस और वैक्सीनेशन की रफ्तार की बुनियाद पर मरकज वैक्सीन सप्लाई करेगा। इसके साथ ही मरकजी हुकूमत ने रियासतों को इंतबाह भी दिया है कि वैक्सीन का वेस्टेज होने पर सप्लाई में कमी की जा सकती है, यानी रियासतों को ज्यादा वैक्सीन डोज पाने के लिए कम से कम वेस्टेज करते हुए ज्यादा रफ्तार से वैक्सीनेशन करनी होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग कीमतें होंगी। वजारत सेहत के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड 780 रुपये में मिलेगी। मुल्क में फिलहाल दी जा रही तीनों वैक्सीन में ये सबसे कम कीमत है। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपये और स्पुतनिक वी के लिए आपको 1145 रुपये चुकाने होंगे। ये वैक्सीन के एक डोज की कीमत है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपसे सर्विस चार्ज के तौर पे 150 रुपये तक ले सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने 18 से ज्यादा उम्र के लोगों में वैक्सीन की प्रायोरिटी तय करने का जिम्मा रियासतों पर छोड़ दिया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मरकज ने प्रायोरिटी तय की है। इस लिस्ट में हेल्थ केयर वर्कर्स को टॉप में रखा गया है। इसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फिर उन लोगों को प्रायोरिटी देनी होगी जिनका दूसरा डोज बाकी है। इसके बाद 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा। वैक्सीन के अपॉइंटमेंट लेने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि गाइडलाइंस में कहा गया है कि हर वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी दी जाएगी, यानी आप कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करे बिना भी वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो वैक्सीनेशन सेंटर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत रियासतों को पहले ही बता देगी कि उन्हें कितने डोज मिलने वाले हैं। इस आंकड़े की बुनियाद पर रियासतें अपनी तैयारी कर सकेंगे। हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर को अपने पास मुहैया डोज की जानकारी को पब्लिक करना होगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसके साथ ही माशी तौर पर कमजोर तबके के लिए हुकूमत ने ई वोचर्स का इंतजाम किया है। इन ई वोचर्स के जरिए गरीबों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री वैक्सीन लगवाई जाएगी। ये नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, यानी वोचर का इस्तेमाल सिर्फ वही शख्स कर सकेगा जिसके नाम पर यह इशू किया गया। दही इलाकों में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए हुकूमत छोटे कस्बों और दूर दराज के इलाकों में वाक़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने में मदद करेगी। ऐसे हॉस्पिटल्स में वैक्सीन की डिमांड की जानकारी रियासतों से ली जाएगी। हुकूमत ने अपील की है कि जो लोग माशी तौर पर मुस्तहकम हैं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। मुल्क में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तब हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी की बुनियाद पर वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने ही सभी वैक्सीन खरीदी और रियासतों को मुफ्त में सप्लाई की। रियासतों में वैक्सीन की कमी की शिकायतों और तजावीज़ की बुनियाद पर हुकूमत ने 1 मई से वैक्सीन गाइडलाइंस में बदलाव किया। अब ये कानून है कि अब जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 50% डोज मरकजी हुकूमत खरीद कर रियासतों को फ्री में देगी। बची हुई 50% वैक्सीन रियासतें और प्राइवेट हॉस्पिटल सीधे वैक्सीन कंपनी से खरीद सकते हैं। कोरोना वबा से जान गंवाने वाले अफराद
वालों के अफराद खानदान को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर मरकजी हुकूमत ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें मरकज ने कहा है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके खानदानों को हुकूमत 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुआवजा सिर्फ कुदरती आफात जैसे जलजला, सैलाब, तूफान वगैरह इस पर ही लागू होता है। हुकूमत का तर्क है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए और दूसरी पर नहीं तो यह गलत होगा। 183 पेज के एफिडेविट में मरकज ने यह भी कहा कि इस तरह का पेमेंट रियासतों के पास मौजूद स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF से होता है। अगर रियासतों को हर मौत के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया गया तो उनका पूरा फंड ही खत्म हो जाएगा। इससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के साथ ही सैलाब और तूफान जैसे आफात समावी से लड़ना भी नामुमकिन हो जाएगा। मरकज ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से होने वाली सभी अमवात को कोविड डेथ के रूप में ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो अमवात कहीं भी क्यों ना हुई हो। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में 6 से ज्यादा रियासतों में कोरोना से होने वाली अमवात के आंकड़ों में धांधली का मुद्दा उठाया गया था। बीते दिन देर रात कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में हुकूमत ने कहा कि मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक सिर्फ अस्पतालों में हुई कोरोना इन्फेक्शन की मौत को ही कोविड डेथ के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता था। यहां तक कि घर पर या अस्पताल की पार्किंग या गेट पर होने वाली अमवात को भी कोविड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा रहा था। इस वजह से अमवात के आंकड़ों में काफी डिफरेंसेस और वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा जाहिर किया गया है। इंडस्ट्री बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के सदरनशीन टीवी नरेंद्रन ने तजवीज़ दी है कि हुकूमत को कोविड वबा की इम्कानी तीसरी लहर से बचने के लिए सभी सरगर्मियों को खोलने या अनलॉक करने में एहतियात बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर उन माशी सरगर्मियों को खोलना चाहिए जिससे रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी है। CII के सदरनशीन ने कहा कि सब कुछ खोलने के बजाय हमें प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा क्या अहम है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें खोलने या पाबंदियों में छूट देने की जरूरत नहीं है। समाजी सरगर्मियां कुछ महीने इंतजार कर सकती हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना समेत कई रियासतों ने कोरोना वायरस के केसेस में गिरावट की वजह से लॉकडाउन में नरमी दी है या फिर उसे बर्खास्त कर दिया है। CII के नए चेयरमैन ने कहा कि मई में और अप्रैल में कुछ हद तक माशी सरगर्मियां सिकुड़ गई हैं और हर कोई मकामी लॉकडाउन सप्लाई चेन और डिमांड से मुतासिर था। उन्होंने वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने की भी वकालत की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब से लेकर दिसंबर 2021 तक पूरे एडल्ट पॉपुलेशन को कवर करने के लिए औसतन रोजाना कम से कम 71,20,000 का वैक्सीनेशन होना चाहिए। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल के लिए हाल ही में इमरजेंसी अप्रूवल पा चुके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के अच्छे नतायज सामने आने लगे हैं। हैदराबाद में मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में करीब 100 मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया। इस कॉकटेल का नाम कैसरी वाइमैप और इमडी वाइमैप, इन दोनों का एक कॉकटेल है और ये सभी कोरोना से जिन किसी पे भी इस कॉकटेल का इस्तेमाल किया गया वो सभी मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ज़्यादातर मरीजों को तो उसी रोज़ डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एंटीबॉडी कॉकटेल एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस कॉकटेल के इस्तेमाल से करीब 70% मरीजों की हॉस्पिटल में भर्ती रहने की मियाद यानी हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड है वो कम हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट कोविड की अलामत जाहिर होने के 7 रोज़ के अंदर काफ़ी कारगर है। हालांकि हुकूमत ने उसे इन्फेक्शन के 10 रोज़ के अंदर तक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। चूंकि मरीजों में कोविड इन्फेक्शन के पहले 5 रोज़ तक वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। ये कॉकटेल उनके इलाज में बहुत असरदार साबित हो रहा है। हुकूमत ने एंटीबॉडी कॉकटेल के 1200 mg तक के इस्तेमाल की इजाज़त दी है, लेकिन ये 600 mg पर भी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस कॉकटेल के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसके मुनासिब इस्तेमाल से बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। बिहार में साल 2021 के पहले 5 महीनों में होने वाली 75,000 अमवात की वजह मालूम नहीं है। नए आदादो शुमार के मुताबिक
इस बात का इंकशाफ हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद रियासत में वबा से होने वाली अमवात की सरकारी तादाद से 10 गुना ज्यादा है, जिससे ये सवाल उठता है कि आया रियासत में कोरोना के सबब होने वाली अमवात की तादाद को कम करके बताया जा रहा है। ख्याल रहे कि बिहार में जनवरी से मई 2019 में तकरीबन 1,30,000 अमवात वाक़ हुई। रियासत के शहरी रजिस्ट्रेशन निज़ाम के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2021 में इसी दौरानिया में ये तादाद 82,500 माफ़ कीजिएगा, ये तादाद तकरीबन 2,20,000 थी, जो तकरीबन 82,500 का फ़र्क जाहिर कर रही है। इसमें से आधे से ज़्यादा 62% का इजाफा इस साल मई में दर्ज किया गया। ताहम जनवरी से मई 2021 के लिए बिहार में कोविड-19 से होने वाली अमवात की सरकारी तादाद 7,717 है, जो इस महीने के अवाइल में 3,951 के इजाफे को शामिल करने के बाद होती है। अगरचे के अफसरान ने तफसीलात नहीं दी हैं कि अमवात कब वाक़ हुई। जैसा कि तरमीमशुदा आदाद-ओ-शुमार में दर्ज किया गया है, यह ख्याल किया जा रहा है कि अमवात 2021 में वाक़ हुई हैं। ताहम रियासत में कोरोना से होने वाली अमवात की सरकारी तादाद रियासत में शहरी रजिस्टर में दर्ज की गई इजाफी अमवात का एक छोटा सा हिस्सा है। फिलहाल ये फ़र्क एक अहम सवाल खड़ा करता है कि आया तरमीम शुदा तादाद जाहिर किए जाने के बाद भी रियासत में कोरोना से होने वाली अमवात को कम करके दिखाया जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और दिल्ली ऐसी रियासतें हैं जहां 4,80,000 अमवात ऐसी हैं जिनकी वजह मालूम नहीं है। बड़े पैमाने पर अमवात होना और उनकी वजह मालूम ना होना ये इशारा करता है कि उन रियासतों में कोरोना से होने वाली अमवात की हकीकी तादाद को छुपाया जा रहा है। अभी 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदे जाने पर राम मंदिर ट्रस्ट ओहदेदारान और बीजेपी लीडरान के खिलाफ लोगों की नाराजगी और हंगामा खत्म भी नहीं हुआ कि मुबैना तौर पर 2 नए जमीन घोटाले की बातें सामने आई हैं। बताया जाता है कि उन जमीन घोटालों में भी श्री राम मंदिर ट्रस्ट के ओहदेदारों की मिली भगत है। खबरों के मुताबिक उन अराजी सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय का अहम किरदार है। एक जमीन जो दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई, जबकि दूसरी जमीन जिसकी कीमत 27 लाख रुपए थी उसे भी मेयर के भतीजे ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ में फरोख्त की है। एक न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक एक न्यूज़ पोर्टल ने इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट शाये की है, जिसमें बताया गया कि 20 फरवरी 2021 को अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय गाटा नंबर 135 से 890 स्क्वायर मीटर की जमीन अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपए में खरीदी थी। खरीदी गई उस जमीन की कीमत सर्कल रेट के मुताबिक 35,60,000 की खरीद थी। 3 महीने बाद यानी 11 मई 2021 को दीप नारायण ने कोट रामचंद्र हवेली की इसी जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया। गोया कि जिस जमीन को 20 लाख में खरीदा गया था उसे 3 महीने के बाद मेयर के भतीजे ने राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में फरोख्त कर दिया। इस अराजी सौदे में काबिल जिक्र बात यह भी है कि गवाह ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा भी मौजूद थे और ये 2.5 करोड़ रुपए उसी दिन दीप नारायण उपाध्याय के अकाउंट में RTGS कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक दीप नारायण उपाध्याय ने उसी दिन यानी 20 फरवरी को एक दीगर खते अराजी राम मंदिर ट्रस्ट को फरोख्त की। ये 676 स्क्वायर मीटर जमीन का एक टुकड़ा भी दीप नारायण उपाध्याय ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में फरोख्त किया, जबकि सर्कल रेट के हिसाब से इस अराजी की कीमत 27 लाख रुपए होती है। बताया जाता है कि जमीन के सौदे में भी ट्रस्ट के रुकन अनिल मिश्रा गवाह है। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के चंदे की रकम में लूट का इल्जाम लगाते हुए उसे राम से गद्दारी करार दिया और कहा कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तफ्तीश करवाई जानी चाहिए। कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इतवार के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा चंदे में लूट की खबरें हर दिन आ रही हैं और इसमें इंकशाफ हो रहा है कि लाखों की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट की करोड़ों में फरोख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि ताज़ा मामले में इस साल 20 फरवरी को महज 20 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन की तामीर के लिए 20 मई को 5 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई। तैनात सरकार ये समझती है, जानती है और आत्मसात करती है, बात सीधी है। बस यही तो हुआ। भगवान राम की अयोध्या में
भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों देशवासियों ने हजारों करोड़ का चढ़ावा और चंदा दिया। रावण के चारणों की, मैं फिर दोहराता हूं, रावण के चारणों की बस इस चंदे की लूट पर ही नजर है। चंदाजीवी, चंदाखोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। रोज हो रहे खुलासों से यह साफ है कि अब ये लोग दिन दहाड़े और सत्ता आड़े डकैती डाल रहे हैं, अर्थात भाजपा सरकार की सत्ता के संरक्षण में भगवान राम के अनुयायियों का छद्म वेश धारण कर देश की आस्था और राम मंदिर निर्माण के चंदे में घोटाले का खुला खेल चल रहा है। नए सनसनीखेज खुलासे से जमीन खरीदने में, राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला जग जाहिर है और कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहला तथ्य, दीप नारायण नाम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश अयोध्या का भाजपाई नेता है और भाजपा के आईटी सेल से जुड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके फेसबुक प्रोफाइल से। अगले 12 महीनों में 7 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होंगे। फिलहाल इसकी गहमा गहमी रियासतों से ज़्यादा दिल्ली में दिख रही है। इन इंतखाबात और अगले 2 साल के सियासी अमल को उस पर कंट्रोल करने की कोशिश में मरकज़ी काबीना में फेरबदल की तैयारियां की जा रही हैं। मरकज़ में कई वजीर 3 से 4 डिपार्टमेंट्स का काम देख रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट एक्सपेंशन के ख्याल काफ़ी वक्त से थे। कैबिनेट की तौसी या फिर उसे रद्दोबदल कहें, उसमें 6 से 7 नए चेहरों की एंट्री मुमकिन है। वहीं कई वजीरों पर, जो डिपार्टमेंट से कई वज़रा जो पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, उनके पोर्टफोलियोज में काफ़ी बदलाव किया जा सकता है। जो इंतखाबी रियासतें हैं, उन लोगों को, उस मकाम के उन रियासतों के लोगों को मरकज़ी काबीना में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक 24 मिनिस्ट्रीज़ में चेहरे बदले जाएंगे। इसे लेकर जून में ही अब तक 4 बड़ी मीटिंग्स वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकान पर हो चुकी हैं। आरएसएस नेताओं के साथ इस पर वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर सीनियर कायदीन ने इस पर बातचीत की है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में होने वाले पार्लियामेंट के मानसून सेशन से पहले यानी जून के ख़त्म तक पीएम मोदी अपग्रेडेड कैबिनेट को आखिरी रूप दे सकते हैं। बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि उसे इंतखाबात वाले 7 में से 6 रियासतों में हुकूमत बचानी है। सिर्फ पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत है। यूपी को छोड़कर बाकी रियासतों में मुकाबले में कांग्रेस है। मोदी हुकूमत इन रियासतों को नुमाइंदगी देने की कोशिश करेगी। यूपी और पंजाब प्रायोरिटी में है, जहां 8 महीने बाद इंतखाबात है। यूपी सबसे बड़ी चुनौती है, जहां कोरोना की वजह से बीजेपी को अपना गढ़ बचाने में मशक्कत करनी होगी। जम्मू कश्मीर मुद्दे पर 24 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ऑल पार्टी मीटिंग करने वाले हैं। इससे पहले पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मुख्तलिफ कायदीन के साथ मीटिंग की। पीएम मोदी की मीटिंग को लेकर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इस पर पीडीपी की एक कमेटी है जिस पर यह बातचीत कर रही है। पार्टी के तर्जुमान सैयद सुहेल बुखारी ने बताया कि सभी अरकान ने तय किया है कि इस पर आखिरी फैसला महबूबा मुफ्ती ही लेंगी। अगले 2 दिन में गुपकर अलायंस की मीटिंग भी होगी। मामले पर वहां भी बातचीत की जाएगी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने महबूबा मुफ्ती के मामा और पीडीपी के कायद सरताज मदनी को हफ्ते के रोज रिहा कर दिया गया। मदनी पिछले 6 महीने से नज़रबंदी में थे। उनकी रिहाई पर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बाकियों की रिहाई की भी मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहत की बात है कि पीडीपी के कायद सरताज मदनी को 6 महीने तक गलत तरीके से हिरासत में रखने के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया। वक्त आ गया है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर और बाहर सड़ रहे
सियासी कैदियों को रिहा करे। वबा के दौरान उनकी रिहाई एक बड़ी वजह हो सकती है। इस पीएम की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती समेत 14 पार्टियों के कायदीन को इनविटेशन भेजा गया है। पीएमओ ने इसकी तस्दीक की है। पीएमओ के मुताबिक सभी कायदीन को फ़ोन पर मीटिंग में शामिल होने के लिए इत्तला दी गई है। मीटिंग से पहले उन्हें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा। फारूक अब्दुल्ला और बीजेपी के रविंदर रैना ने मीटिंग की तस्दीक की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी पार्टियों को ऑल पार्टी मीटिंग के लिए बुलाया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज़ कहा है कि पंजाब में आइंदा इंतखाबात में वहां के अवाम की वाहिद उम्मीद आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल ने पंजाबी ज़बान में ट्वीट करके कहा कि पंजाब तब्दीली चाहता है, आम आदमी पार्टी ही वाहिद उम्मीद है। कल मिलते हैं अमृतसर में। वाज़ेह है कि 2017 के असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और 2014 के लोकसभा इंतखाबात में वहां की लोकसभा की 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। पंजाब में 2022 फरवरी या मार्च में असम्बली इंतखाबात होने के इम्कानात हैं। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के बाद बंगाल असम्बली इंतखाबात हारने वाले 4 और तृणमूल कांग्रेस कायदीन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशंस लगाई हैं। इनमें इंतखाबी अमल में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है और नतायज के रिव्यू करने की मांग की गई है। पिटीशन दायर करने वाले कायदीन में अलोरानी सरकार, संग्राम कुमार दोलाई, मानस मजूमदार और शांतिराम महतो शामिल हैं। इन सभी को असेंबली इंतखाबात में बीजेपी कैंडिडेट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इन पिटीशंस को हाईकोर्ट की अलग अलग बेंचेस ने सुना और मामले को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया। नंदीग्राम सीट से इलेक्शन हारी ममता बनर्जी पहले ही बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा अपोजिशन लीडर शुभेंद्र अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। ममता ने नंदीग्राम में पूरे इंतखाबी अमल को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। इस पर 17 जून को कोर्ट ने सुनवाई की और मामले को 24 जून तक के लिए टाल दिया। बंगाल में 8 मरहले में इंतखाबात हुए थे, उसके बाद 2 मई को रिजल्ट आए थे। इसमें सबकी निगाह रियासत की हॉट सीट नंदीग्राम पर थी। वहां बीजेपी के उम्मीदवार और कभी ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंद्र अधिकारी ने रोमांचक मुकाबले में उन्हें 1956 वोटों से हरा दिया था। तमिलनाडु के साबिक वजीर और AIADMK के कायद M मणिक नंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें बेंगलुरु से चेन्नई सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मणिक नंदन पर मलेशिया की खातून से रेप का इल्जाम है। मणिक नंदन तमिलनाडु हुकूमत में IT वजीर रह चुके हैं। उन पर मलेशिया की एक खातून ने बलात्कार करने, अबॉर्शन करवाने और जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाया है। मामले में इस खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में खातून ने इल्जाम लगाया कि मणिक नंदन ने शादी का झांसा देकर उनके साथ बलात्कार किया। उतना ही नहीं, प्रेग्नेंट होने पर उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अबॉर्शन कराने पर भी मजबूर किया। इससे पहले मणिक नंदन ने दावा किया था कि वो खातून को जानते तक नहीं है। बाद में उन्होंने इस मामले में जमानत भी ले ली थी, इंटरिम बेल ली थी। उसके लिए मद्रास हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया था। उनका कहना था कि उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं और मनगढ़ंत हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के आज टेस्ट क्रिकेट में 10 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक उन्होंने जुमला 92 टेस्ट खेले हैं। इसमें उन्होंने 52.68 की औसत से 7,534 रन बनाए हैं। टेस्ट में उनके नाम 27 सेंचुरीज और 25 50s हैं। उन्होंने टेस्ट करियर में 7 डबल सेंचुरी भी लगाई। वो मौजूदा वक्त के फेवरेट 4 बैट्समैन में से एक माने जाते हैं। विराट के अलावा इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के जो रूट है। डेब्यू से लेकर अब तक का विराट का टेस्ट में सफर शानदार रहा। 5वें नंबर के इस बल्लेबाज ने करियर की शुरुआत राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण जैसे बल्लेबाजों की सरबराही में की। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।